हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो मेहनत कर जनता की पार्टी है, मजदूरों की, किसानों की पार्टी है, उसका भी यही लाल झंडा है, उसका भी यही निशान है। उसके राज्य सचिव होने के नाते उसकी राज्य कमेटी की तरफ से आपके आंदोलन का, आपकी मांगों का समर्थन करने के लिए मैं यहां आया। साथी सतबीर ने, साथी परवाराराम ने आपके बीच में बातचीत रखी, इतिहास के बारे में भी कैसे ये यूनियन बनी वो बातचीत रखी, और बहुत जरूरी, क्योंकि अगर जो समाज या जो परिवार अपने पुरखा न भूल जा, अपने इतिहास को याद नहीं रखता, उसका नाश पक्का है। आपको अपने इतिहास को याद रखना है। ऐसे ही नहीं ये यूनियन खड़ी हो गई। आजादी के 40 साल बाद पहली बार चौकीदार सभा का गठन हुआ, साथियों ने रखा आपके बीच। अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा, सारे काम भी इन्होंने बताया, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, उस पर समय नहीं लगाऊंगा। कोई सुध लेने वाला नहीं था। पार्टियां आई, सरकारें बदली, गरीबी हटाने की बात, समाजवाद लाने की, पता नहीं क्या क्या नारे दिए, लेकिन चौकीदारों की किसी ने कोई सुध ली। सुध ली तो चौकीदारों ने जब संगठित हुए, तो कहा ना, अप्पा मारे स्वर्ग दिखाई देता है, किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना। खुद लड़े बगैर, क्योंकि अगर बिना अपने उसके तो खुदा भी आपका साथ नहीं देता। तो जब आप खड़े हुए, और इस मौके पर मैं जरूर याद करना चाहूंगा साथी प्रभात सिंह, कॉमरेड प्रभात, जो सिट्टू में सबसे पहले ग्रामीण चौकीदारों को संगठित करने का प्रस्ताव लेकर के जो आए, उसके साथ साथी सतबीर सिंह जो हिसार में ही थे, दोनों साथी। हिसार से इस यूनियन की शुरुआत की गई, और उसके बाद से अपने सरकारों के, मंत्रियों के जाके मलोटा मांगा नहीं, हम बेचारे गरीब आदमी, हमारा ये कर दो। यही संदेश दिया, हम मेहनत का श्लोक, देश हमारा, हमारे पुरखों ने कदे कर देने कटाई, कोई टाटा बिरला ने नहीं कटाई। ये आजाद भारत में न्याय हमारे साथ नहीं हो रहा, इसके लिए अपन ये संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और उसके आधार के ऊपर मोर्चे लगाए, घेराबंदियां की, प्रदर्शन किए। आखिरकार सरकार को मानना पड़ा कि चौकीदार को राज्य की जिम्मेदारी बनती। जब अपनी यूनियन खड़ी होगी और पूरे राज्य में यह झंडा दिखाई देने लगा, तो राज करने वालों के कान खड़े हुए। दुश्मन के लिए एक ही है आपके ऊपर, कि आपकी या जो एकता जो खड़ी हुई, जो पूरे राज्य के स्तर के ऊपर जिसका दबाव बनना शुरू हुआ, वो ना लाठी चार्जते, ना किसी और से यह आंदोलन नहीं रोका जा सकता। आपके संबंध में भी, औरों के मामले भी यही है। तो उन्होंने यूनियन को तोड़ने की, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिशें की। हमारे में से ही लोगों को क्या निकलेगा, कितने दिन हो गए धरना देते, प्रदर्शन करते, चलो बोला सरकार के पास, मैं मिलवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। ऐसे सरकार अपने बीच में से ही कुछ लोगों को तैयार करती है एकता को तोड़ने के लिए। वो प्रयास भी किए गए, आज भी खत्म नहीं हुए। कहां थे वो लोग उससे पहले? जब यूनियन बन गई, आंदोलन खड़ा हो गया, एकता बन गई, तो एक सबक आपको लेने की जरूरत है। दुश्मन से हमारी लड़ाई, जो आंदोलन, जो न्याय की जो लड़ाई है, अगर वह जीतनी है तो लोग बहुत आएंगे, अपने में से हमारी शक्ल के हो सके चौकीदार भी होंगे, भरमाने की कोशिश करेंगे, और एकता टूटी नहीं, हमारा जो भी हासिल हुआ यूं भी रहेगा नहीं। अगली बात तो छोड़ दो, आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे, तो पहला सबक मैं आपके सामने कहता हूं
कि आपको विविध प्रकार के प्रचार खगड़ुए सरकारी वर्दी पहन के चौकीदारे की आपके बीच में आएंगे, विभिन्न प्रकार से आपके बीच में भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने एकता को बड़ा करके रखना है। वो एक भाई ये तो चूड़ी बेचा करा ना मनियार, एक आकर ने बोला रे बोला क्या ले रहा है, गोद मार के लटकी ने बोला एक और मार दे, कुछ भी ना ले रहा, फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारी एकता ही नहीं रहेगी फिर कुछ नहीं है, फिर तो मंगते बने रहना जो कर पहले थी घर घर जाया करते, मलोटा मांगा करते, को दे देनदार को ना दे देनदार, धमकाते भूंगा बोलते, जो बताई 6-6 महीने बाद कुछ पैसा लंबरदार दे दिया करता, क्या हालत थी। और यह मैं वैसे ही नहीं कह रहा, आज जो राज कुर्सी पे बैठा है ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम पर भी अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई की, आजादी का 75वीं वर्षगांठ में ला रहे आप। फिर मैं कह रहा हूं हमारी अगर पुरखों की लड़ाई को भूल जाए, इतिहास को भूल जाए तो हमारा कोई भला नहीं कर सकता। हमें याद करना है यू देश हजारों साल तक, यू देश हिंदुस्तान जिसमें इतने डाल के बंटवारे थे जात पर, आदमी ते आदमी छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाए, गांव के गांव में इकट्ठे, पानी ताई का साथ जानी, रोटी ताई का साथ जानी, सदियों से यह व्यवस्था थी। जात पे, धर्म पे, भाषा पे, इलाके पे अलग अलग रियासतें थी, आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों ने फायदा उठाया और देश को सैकड़ों साल तक गुलाम बनाकर रखा। हमारे पुरखों ने सबक लिया और उस आधार के ऊपर ये पूरे देश को माड़ा में पिरो दिया। सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, अंग्रेजों के साथ आजादी के साथ क्या था, आजादी हर तरह के भेदभाव से आजादी। औरत को चौपाड़ पर भी चढ़ने नहीं दिया करते थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना औरतों के लिए ना अछूत के लिए, शूद्रों के लिए। आपने एकलव्य की कहानी पढ़ी होगी। यू वो देश है, इस देश में हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरे देश के स्तर पर आजादी, भगत सिंह जैसे जो लोग, बाबा साहब अंबेडकर, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अलग जगाया, कुर्बानियां दी जिंदगी के अपने अपने स्तर के ऊपर, और पूरे देश में एक सपना एक रखा आजादी का कि आजाद भारत में आदमी का आदमी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, औरत और मर्द के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म के आधार के ऊपर नफरत और भेदभाव खत्म होगा, सबको बराबर माना जाएगा। और इसके साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई इसको पाटा जाएगा। उस आंदोलन का नतीजा, आजादी के आंदोलन का, सैकड़ों साल का, लाखों लोगों को फांसियां दी गई, रोड रोलर चलाए गए, मारा गया, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि आजाद भारत का संविधान निर्माण की बात आई तो संविधान निर्मात्री सभा का प्रधान कौन बना? बाबा साहब अंबेडकर। कौन था बाबा साहब अंबेडकर? वो उस समाज से आता था जिनको अछूत माना जाता था। वो हमारे देश की आजादी के बाद देश की संविधान सभा की जो लिखने वाली, रचना करने वाली समिति के अध्यक्ष बने, और उनकी कलम से अकेले उन्होंने नहीं, उस आजादी के आंदोलन में जो लोग निकल के आए थे, दुनिया में एक बिरला देश बना पहली बार जिसने आजादी के बाद कहा कि उस समय पे 21 साल उम्र तय करी थी। 21 साल की उम्र का हिंदुस्तान में पैदा हुआ कोई भी नागरिक, औरत होगी, मर्द होगी, जात कोई होगी, धर्म कोई होगी, भाषा कोई होगी, बोली कोई होगी, हर किसी को वोट का अधिकार, बराबरी, एक वोट, वोट की कीमत एक। वो ब्राह्मण है,
वो वाल्मीकि है, वो औरत है कि मर्द है, कोई भी, ये मामूली बात है। और सदियों से जो अछूत रहे वो लोग राज में शामिल होंगे, उनके लिए रिजर्वेशन किया गया, शिक्षा में, रोजगार में और शासन में। वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री सब ये मिटेगा। संविधान बना, लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के 75 साल ये जो बीते हैं, हमने मान लिया देश आजाद हो गया, लेकिन वही लोग जिसकी चेतावनी दी थी अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, कि यह जो आजादी हमने हासिल की है, ये जो बराबरी हासिल की है, राजनीतिक तौर पर तो बराबरी आ गई, वोट तो बराबर आ गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर गैर बराबरी रहेगी तो यह आजादी भी बचेगी नहीं। जो चेतावनी दी थी भगत सिंह ने कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहां किसी लॉर्ड कर्जन की जगह किसी गोपाल दास ठाकुर दास को बिठा दो, फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आदमी का आदमी के द्वारा शोषण करने वाली ये जो व्यवस्था है, या व्यवस्था जब तक नहीं बदली जाएगी, ये व्यवस्था नहीं बदली गई आजादी के बाद, यह ऊंच नीच बनी रही, अमीर और गरीब के बीच की खाई पैदा होती गई। और उसकी बदौलत है कि आज उन्हीं अंग्रेजों की औलाद जो अंग्रेजों के साथ थे उस समय पर, जो उनकी फूट डालो राज करो की नीति के ऊपर जो काम करते थे, जो धर्म के आधार के ऊपर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते थे, आज वो लोग जो औरों के आज देशभक्ति की बात बहुत करते हैं, कोई पूछो आरएसएस 1925 में बना था, एक आदमी का नाम बता दो आरएसएस का जिसने देश की आजादी की लड़ाई की कुर्बानी दी हो। आरएसएस ने कभी कोई पर्चा निकाला हो, देश के लोगों से आह्वान आओ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आओ, वो अंग्रेजों के साथ थे। आज वो लोग सत्ता पर बैठे, इसलिए आज एक गठबंधन बढ़ गया, देश में सरमाएदारों का और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़। बांटो और लूटो, देश को बांटो, लोगों को बांटो, आपस में लड़ाओ और देश को लूटो। कहने को वो अपने आप को चौकीदार कहता है, हम कहते हैं उसने चौकीदार शब्द को अपमानित किया। देश को लुटवाया जा रहा है इस चौकीदार के द्वारा। जो आजादी के बाद जो हमने खड़ा किया था, आज तमाम महकमे बेचे जा रहे हैं, बैंक आज लुटवाए गए, उनके कर्जे माफ किए गए। हालत ये पहुंची है साथियों कि हमें अपनी मांग के ऊपर तो लड़ाई लड़ेंगे, वेतन बढ़ाने की, महंगाई बढ़ गई तो वेतन क्यों नहीं बढ़े, नौकरी पक्की की लड़ेंगे, पेंशन भी क्यों नहीं मिले, इलाज की व्यवस्था भी क्यों नहीं मिले। लेकिन इसके साथ दूसरी बात सोचो आप, क्या घटित हो रहा। लड़ाई लड़ी थी गांधी ने, उस समय अंग्रेजों का टाइम, नमक के ऊपर टैक्स लगा था, नमक, तो नमक सत्याग्रह लड़ा गया, दांडी मार्च किया गया। आजाद भारत में पहली बार है यह अंग्रेजों की औलाद जो आज सत्ता में बैठी है, आजाद भारत में पहली बार खान पीन की जरूरी चीजों के ऊपर टैक्स मोदी की सरकार ने लगाया। आजादी के बाद पहले कभी टैक्स नहीं लगा। अरे शीत पे भी, लस्सी पर, आटे पर, खुले पर, दाल पर, दही पर, जरूरत की चीजों के ऊपर टैक्स अभी लगाया। जो पहले से जो लोग जो आज कोरोना की महामारी के चलते हुए भयंकर बेरोजगारी, लोगों का रोजगार चला गया, पहले से ही महंगाई की मार है, क्योंकि तेल आसमान पर, डीजल, गैस, तमाम के तमाम टैक्स लगा करके उनकी कीमतें बढ़ाई गई। आदमी को, आम आदमी को, गरीब आदमी को उम्मीद थी कि सरकार कुछ राहत देगी, उसकी बजाय राहत दी किसको भी, अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट, 5,000 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाई करने वाले, जिनके ऊपर 35% टैक्स होता था सालाना, मोदी ने उनका टैक्स घटा करके 35 से 22 कर दिया। और जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, आटे, दाल, चावल पर, उनके ऊपर 5% टैक्स बढ़ा दिया। जहां तेल, गैस, डीजल, इनके ऊपर आज जितना आज जो भाव है डीजल का
50 यानी कि उसका आधा टैक्स है हमसे लूटा। एक साल में जो राहत दी उनको टैक्स के अंदर, पता नहीं आप में से कितने उसको गिन पाओगे, 1,45,000 करोड़ रुपए जो सरकारी खजाने में सालाना आते थे, इतने की छूट सरकार ने उनको दे दी। और हमारे ऊपर गैस पे और तेल पर टैक्स बढ़ा करके एक साल में जो टैक्स की उनको छूट दी, उतना टैक्स आम लोगों से उगा लिया। और 6 साल का आंकड़ा मेरा नहीं है, ये पत्रकार भाई बैठे हैं, 12 लाख करोड़ रुपए मोदी की सरकार ने सिर्फ गैस और तेल पर टैक्स लगा करके इस देश की जनता से लूटे। और इतने ही 12 लाख करोड़ रुपए साहूकारों के, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों का बट्टे खाते डाल करके माफ कर दिया। सरकार किसकी हुई फिर? बड़े साहूकारों की। हमारी तो हालत यह है, ये दोबारा वही मनु का राज लाना चाहते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आज उसको बर्बाद किया जा रहा है। तीसरा साल है चौकीदारों, सुन लो, क्या ये तुम्हारी मांग नहीं है? तुम्हारे बच्चों को हजारों साल तक इस देश में शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। आजादी के आंदोलन ने, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दे करके संविधान में यह अधिकार हासिल किया कि सरकार की जिम्मेदारी है हर किसी को मुफ्त और जरूरी शिक्षा। कानून बना, लेकिन आज पढ़ाई को व्यापार बनाया जा रहा। तीसरा साल है हरियाणा में, तीसरा साल बच्चों की किताब सरकारी स्कूल के अंदर सरकार को देनी होती है। तीसरा साल है किताब नहीं दी जा रही है। 40,000 मास्टरों की जगह खाली पड़ी है। बच्चों के पढ़ाने के लिए मास्टर बेरोजगार हैं। स्कूल में अगर किताब ना हो, पढ़ाने के लिए मास्टर ना हो तो क्या होगा? फिर कहेंगे बालक कम है। तो 2000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं, ताला लग गया, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य, उसको ताला लगाया जा रहा है। तो आपको यह मांग भी अपने शामिल करनी चाहिए। ये चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, मजदूर किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, छोटा किसान, गरीब आदमी, सबके लिए बच्चों की शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। आपने इसके लिए भी लड़ना पड़ा। यह अपनी मांग नहीं है क्या? आपने अस्पताल के अंदर इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीब आदमी बीमार हो जाओ, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं पावे, टेस्ट की मशीन नहीं पावे, प्राइवेट में जाओ, कर्जा उठा करके आप, कोई भी घर में कोई अजीज बीमार हो जाता है, अभी हमारे ही पैसे से, हमारे ही लूट करके, ये तो अपने बड़े बड़े विदेशों में जाकर के, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाते। लेकिन आम आदमी के लिए जो सरकारी अस्पताल थे, उन सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है। आज गांव के लेवल पर ये जो पीपीपी बना दिया, पहचान पत्र, बच्चों के दाखिले रोके जा रहे हैं, विधवाओं की पेंशन काटी जा रही है, बुढ़ापे पेंशन काटी जा रही है, आपके राशन डिपो के ऊपर राशन में कटौती की जा रही है। खाने पीने की जरूरत की चीजें एक समय के ऊपर मिलती थी, इस डिपो के ऊपर मिलती, कपड़ा भी मिलता था, साबुन भी मिलता था। धीरे धीरे कटौती करते करते आज उसमें ना दाल बची, ना नून बचा, ना तेल बचा, थोड़ा बहुत ये गेहूं, आटा, चावल, और उसमें भी अब की बार इस साल से गेहूं के अंदर कटौती की। तो ये खाद्य सुरक्षा, ये राशन कार्ड सबका बने, जरूरत की चीज डिपो पर मिले, ये हमारा अधिकार है। संविधान ने लिखा है गरिमा के साथ। गरिमा का मतलब इज्जत, सम्मान, जिंदा रहने का अधिकार सबको है। तो इज्जत और सम्मान से जिंदा क्यों करेंगे जब पेट में खाने दाने ना हो, जरूरत की चीज अगर लोगों को ना हो, तो कोई इज्जत से जी सकता है क्या? तो इसलिए यह हमारा मौलिक अधिकार संविधान ने दिया। जरूरत की चीजें राशन कार्ड डिपो से मिलनी चाहिए। और इसके लिए सरकार कहती है पैसा कहां से आएगा? पैसा है, तिजोरी में बंद है लुटेरों के,
हमारा कमाया हुआ है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए और वो टैक्स लगा करके इस देश की मेहनत का जनता जो आज भूख से मर रही है, जो आज बेरोजगारी में आत्महत्याएं कर रही है, नौजवान जो अपराध की तरफ धकेले जा रहे हैं, उनको राहत दी जाए। इस बात को लेकर के चौकीदारों जुगरापा अलग जगाते हैं ना, गांवों में पहरा देते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, ललकारा देते हैं। ऐसे ही आज हरियाणा में चौकीदारों को ललकारा देना पड़ेगा। आपको अपने परिवार, चौकीदार के अलावा जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं और उनके संगठन बने हैं गांव में, वो चाहे आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, आशा वर्कर हो, गांव का निर्माण का मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, यूं कम से कम अपना परिवार तो इकट्ठा करो। गांव के स्तर के ऊपर इकट्ठे होकर के तालमेल बढ़ा करके और अपनी एकता को और मजबूत बढ़ाओ, अपनी ताकत को और बढ़ाओ। और उनकी मांग और मेरी मांग साझी है। तू भी पक्का नहीं, वह भी पक्के नहीं। तनख्वाह तेरी नहीं बढ़ रही, तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ रही। पेंशन तेरी नहीं, पेंशन उनकी नहीं। बालक तेरे बर्बाद होने लग रहे, बालक उनके बर्बाद हो रहे। रहने की जगह तब नहीं, रहने की जगह उनने नहीं। राशन डिपो पर कार्ड उनका भी कट रहा, थारा भी कट रहा। ये सारे मसले साझे, इनके ऊपर मिल करके आपना हरियाणा के अंदर आंदोलन लड़ना पड़ेगा और यहीं से बदलाव राजनीति का आएगा, कोई अवतार नहीं आएगा। आपा सिर्फ मांगने का काम नहीं है। अगर यह सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो सरकार बदलने का काम भी मारा है। हमने सरकार बदलनी, नारा लगाते हैं ना आप, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। आड़े लेकर के चलना। तो लगाओ नारा, रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो, और जो सरकार निकम्मी है, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार सभा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर।